नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स को लेकर और हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर सुरेश चंद्र सोनी कम्युनिटी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं। आप वर्तमान में एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में सीनियर प्रोफेसर हैं। आप एमबीबीएस एवं कम्युनिटी मेडिसिन में एमडी हैं। आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IAPSM और APCRI के लाइफ टाइम मेंबर भी हैं। आपको 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है और आपके रिसर्च पेपर राष्ट्रीय स्तर के जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की फेलोशिप भी मिल चुकी है। तो डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है। थैंक यू। और अब जैसे मंकी पॉक्स है तो पिछले 2 साल से इन वायरसों ने हमारा जीना मुहाल कर रखा है, पीछे ही पड़ गए हैं। ऐसा लगता है ह्यूमैनिटी के पीछे पड़ गए हैं सारे वायरस। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ऐसा है कि जो वायरस है, ये मंकी पॉक्स वायरस जिसे कहते हैं, ये वायरस जो है अपना ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली का है। ऑर्थोपॉक्स फैमिली का मतलब ये है कि स्मॉल पॉक्स जो पहले हुआ करता था उस फैमिली का वायरस है। तो हमारे यहाँ जो स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन लगे थे 40 साल पहले तक, और उसके बाद वो लगना बंद हो गए क्योंकि इंटरनेशनल कमीशन ने 1978 में डिक्लेयर कर दिया था इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, और इंडिया ने कर दिया था डिक्लेयर 77 में, और फिर WHO ने डिक्लेयर किया इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो उसके बाद में सडन सभी ऑल ओवर वर्ल्ड जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन जो चल रहा था रूटीन में, वो स्टॉप हो गया और एक तरह से पूरा बंद ही हो गया, मतलब वो वैक्सीनेशन, क्योंकि इरेडिकेशन डिक्लेयर हो चुका था। अब आज 40 साल 42 साल बाहर निकल गए उसके बाद में, तो अब धीरे धीरे जो एक जनरेशन गैप जिसे कहते हैं वो आ गया, और अब जो नई जनरेशन है उसमें ये एंटीबॉडीज़ नहीं है, और ये जो पुरानी जनरेशन है 40-50 के ऊपर की, उनमें ये एंटीबॉडीज अभी भी मौजूद है। तो इस तरीके से ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी लोग हैं 40-50 साल के ऊपर के, उनमें आज भी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज मिलेगी। और यही ऑर्थोपॉक्स फैमिली है, इसलिए सेम फैमिली का होने की वजह से मंकी पॉक्स वायरस इमर्ज हुआ है, और यही वजह है अगर आपके एंटीबॉडीज बॉडी में नहीं है तो नए नए वायरस निकल के आएंगे और वो आप पे अटैक करेंगे। तो उसके अगेंस्ट में फिर हमारी फाइट शुरू होती है। जिस तरह कोविड-19 आया और हमने जो है इसको बहुत अच्छे से मैनेज किया, वैक्सीनेशन जो है किया, इंडिया में वैक्सीन बना, और थ्रू आउट इंडिया वैक्सीनेशन होने के बाद इम्यूनिटी डेवलप हुई और हम इसमें विनिंग बाहर निकल आए। और अभी भी मतलब हमारा जो युद्ध स्तर पे काम चालू है कि आगे से जो छोटे बच्चों में वैक्सीनेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि जिससे हमारे बच्चों को भी ये आगे के टाइम में आके और ये बीमारी ना हो, ये इसका रीज़न है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो मंकी पॉक्स आया है तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये कैसे शुरू हुआ, अभी इसका क्या असर हो रहा है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसकी शुरुआत में ही जो है वो पहचान कैसे की जा सकती है? मंकी पॉक्स जो वायरस है 1958 में डेनिश लेबोरेटरी में ये डिस्कवर हुआ मंकी में, और उसके बाद में ये डिस्कवर होने के उस वक्त तक तो ह्यूमन बीइंग में नहीं था, और फिर ये ह्यूमन बीइंग में अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, वेस्टर्न अफ्रीका जो है उसमें, और कॉन्गो, वहाँ पे ये वायरस ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट हुआ। ट्रांसमिट होने के बाद ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हुआ, यानी एनिमल से ह्यूमन में, दैट इज़ जूनोटिक वायरल डिजीज़, और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ये इसका ट्रांसमिशन शुरू हो गया। तो इस तरीके से ये जो वायरल डिजीज़ थी वो उसी एरिया में अफ्रीका में ही रही। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो क्लेड था, कॉन्गो क्लेड, जो वायरस जो इसका वेरिएंट है वायरस का, वो ज़्यादा घातक है, जबकि जो वेस्टर्न अफ्रीकन क्लेड है, इसका दूसरा वेरिएंट है, वो इतना माइल्ड रहता है कि उसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती, ना उसमें डेथ होती है। तो इस तरीके से ये 2 वेरिएंट हैं जिसके अंदर ये डेथ का और नॉर्मल का, जैसे कहना चाहिए कि माइल्ड फॉर्म का, डिपेंड करता है कि कौन से वायरस से आपको ये प्रॉब्लम हुई है। तो इस तरीके से ये मंकी पॉक्स जो है एग्जिस्ट कर रहा था। अब चूँकि
मैंने आपको पहले ही बताया कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन बंद हो गया था और इस वक्त उसके अगेंस्ट में, इस वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बॉडी में लोगों के है नहीं, तो ये रिसर्जेंस हुआ है, एक तरह से वापस से ये वायरस लौट रहा है और कोई रीज़न नहीं है, यही एक रीज़न है। अच्छा, आपने अभी कहा था जूनोटिक, मतलब जो जानवरों से इंसानों में जो बीमारियां फैलती हैं जी, तो इसकी क्या वजह हो सकती, क्योंकि कोरोना के समय में भी हमें यही सुनने में आया था, रिपोर्ट्स ऐसी आई थी कि भाई ये जानवरों से ही किसी न किसी स्वरूप में इंसान में आया है और इतना संक्रामक था, तो ये पर्सन टू पर्सन बहुत तेज़ी से फैला। तो मंकी पॉक्स को लेकर हमें कितना इसको समझना ज़रूरी है? ऐसा है कि जो भी वायरसेज हैं वो एक नेचर में किसी न किसी जीव में कहीं न कहीं मौजूद है। अब वो अचानक आप आइडेंटिफाई करते हो जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है। तो प्रकृति में ये दोनों चीज़ साथ साथ चलती है। जब ह्यूमन बीइंग उसको डिस्टर्ब करता है नेचर को, तो वहाँ से ये कहीं न कहीं इंटरेक्ट होता है ह्यूमन बीइंग उसके साथ, वायरस के साथ, और वो वायरस ह्यूमन बीइंग में आता है। और जब वो वायरस ह्यूमन बीइंग में आता है तो वो अपने रिजल्ट एड्स की तरह, कोविड की तरह और मंकी पॉक्स की तरह निकल के आते हैं, और ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो जो आपने देखा ही है कोविड-19 में कितना ख़तरनाक रहा, इसी तरीके से एड्स की बीमारी भी एनिमल से ही आई। इसी तरीके से आप देखिए एंटी रेबीज, जो हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं, हमारा डिपार्टमेंट है एंटी रेबीज क्लिनिक का एसएमएस मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ भी जो रेबीज वैक्सीन है वो इनके अगेंस्ट में लगाते हैं, वायरस के अगेंस्ट में। तो वो कोई मतलब ट्रीटमेंट नहीं है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस ही है, वैक्सीनेशन ही करते हैं, वो उसका कोई इलाज नहीं है। तो ऐसी कई डिजीजेज हैं जिसका कि कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो प्रकृति में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जब वो ह्यूमन बीइंग में एंटर करती है तो उसके दुष्परिणाम बहुत घातक होते हैं। तो ये एक रीज़न है कि आप कहीं न कहीं उससे बचें और प्रकृति को डिस्टर्ब ना करें, प्रकृति का भी ध्यान रखें, ये एक रीज़न है। अच्छा, इसे लेकर भी क्वारंटीन है और तमाम जो एहतियात हैं वो विदेशों में तो बरतना शुरू हो गए हैं, तो शायद यही इसकी वजह होगी कि उसका जो प्रसार है उसको रोका जा सके। लेकिन जो वायरस हैं, वायरसों के ख़िलाफ़ दवाइयाँ लगभग एक जैसी ही होती हैं, तो क्या इसके लिए कोई दवा चिन्हित हुई है इस तरह की एंटीवायरल की भाई उसको एहतियातन भी दिया जा सकता है या बाहर देना शुरू हुआ हो विदेशों में? टिल डेट अभी तक कोई भी एंटीवायरस इस ड्रग जो कि मंकी पॉक्स के अगेंस्ट में काम करती हो अभी नहीं है। आप वैसे एंटीवायरल है, एसाइक्लोवीर वगैरह या दूसरे कोई एंटीवायरल ड्रग्स हैं, वो आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कोविड में आप लोगों ने ट्राई की और उनके कुछ रिजल्ट आए, कभी कुछ दवा दी, कभी कुछ दवा दी, वही क्रिकेट बाई चांस कि आपका लग गया सिक्सर और नहीं तो आप आउट हो तो आउट हुई। तो ये अभी कोई स्पेसिफिक वायरल डिजीज के अगेंस्ट में कोई भी एंटीबायोटिक या एंटीवायरल जो है ना, अभी आपका कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी आपके पास वैक्सीन भी नहीं है। वैक्सीन पहले जो था, अब उसको ये है कि अगर आपको नीड पड़ेगी तो आप उसको अकॉर्डिंग टू नीड आप उसको बनाएंगे और वैक्सीनेशन करेंगे। तो डिपेंड करता है आने वाले फ्यूचर में, देखिए क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एक्शन होगा। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने भी अभी जो है डायरेक्शंस दिए हैं और CSC लेवल PSC लेवल तक डायरेक्टरी जारी कर दी उन्होंने कि भाई अभी आपको जो है आइडेंटिफाई करना है, इस प्रकार के लक्षण अगर आपको कहीं मिलते हैं पेशेंट में तो आप तुरंत से उसका सैंपल लीजिए और जयपुर SMS मेडिकल कॉलेज में उस वायरस के सैंपल को या उसके जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है, या मान लीजिए अगर रैश है तो उसका फ्लूइड है, तो उसको आप सैंपल को जयपुर SMS मेडिकल कॉलेज में भेजेंगे और वो उसकी फिर हम लोग जाँच करेंगे। बिल्कुल। तो खैर एहतियात बरतना तो सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना का जो उसने तांडव मचाया है वो हम सब देख ही चुके हैं, कितना उसने हमें नुकसान पहुंचाया है। इसलिए रखें सब अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतें, लेकिन अभी कोई दवा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है और ऐसा लगता है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अच्छा, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि हम मंकी पॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं और आप तो कम्युनिटी मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, तो कम्युनिटी मेडिसिन क्या काम करती है? कम्युनिटी मेडिसिन जो भी काम करती है कम्युनिटी के लिए करती है, एज ए होल। एक पेशेंट के लिए काम नहीं करती। कि जो क्लिनिकल एक्सपर्ट होते हैं वो एक पेशेंट के लिए काम करते हैं, उस पेशेंट को देखते हैं, उसके बारे में जैसे दे आर
सिंगली दे आर एक्सपर्ट फॉर द मेडिसिन, सर्जरी या ऑन्कोलॉजी, या मतलब सेपरेट अलग अलग। कम्युनिटी एज ए होल, कम्युनिटी जो है सभी विभागों के साथ में जुड़ सकती है, सभी लोगों, कम्युनिटी के हर एक लोगों के लिए ये काम कर सकती है, हर बीमारी में ये काम कर सकती है, हर लोगों को ये एडवाइस कर सकती है, वैक्सीनेशन से लेके और डाइट से लेकर के और हाइजीन से लेकर के और वैक्सीनेशन से लेकर के सभी तरीके की चीज़ें जो है कम्युनिटी मेडिसिन में कवर होती हैं। बिल्कुल, तो एक तरह से आप ऑलराउंडर डिपार्टमेंट है आपका, यदि सामुदायिक स्वास्थ्य की बात की जाए, मतलब बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य की हम बात करें तो। अच्छा, जो मंकी पॉक्स है वो फैलता कैसे है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मंकी पॉक्स जो है, सबसे पहले मैंने आपको बताया जैसे कि जो एनिमल्स में ये एग्जिस्ट करता है। अब जहाँ पर ये एनिमल से कांटेक्ट में आया था ह्यूमन बीइंग के जहाँ ये क्रॉस हो जाता है वायरस ह्यूमन बीइंग में जहाँ आ गया, तो उसके बाद ह्यूमन बीइंग इन्फेक्टेड हो गया, और ह्यूमन बीइंग में जब इन्फेक्शन फैल गया तो उस ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में ये ट्रांसमिट होता है। तो पहले तो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में हुआ, यानी ये जूनोटिक डिजीज़ है वायरल, तो ये डिजीज़ जो है उसमें ट्रांसमिट हो गई ह्यूमन बीइंग में। अब जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके टच में अगर मान लीजिए कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आता है, तो उसके अंदर ये 4-5 दिन बाद में मतलब ये बीमारी उसको फैल सकती है, और 21 दिन के अंदर अंदर इंक्यूबेशन पीरियड के हिसाब से वो उसको इन्फेक्ट कर देगा, और उसको भी साइन सिम्टम अपीयर हो जाएंगे। तो उसके साइन सिम्टम जैसे अब इसके एक बार वो इन्फेक्शन हो गया तो जैसे शुरुआत जो होगी उसमें इसको फीवर हो जाएगा, जैसे मान लीजिए उसको मैलेज हो जाएगा, उसको बॉडी एक होगा, उसको लूज मोशन भी हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगर एनकेफेलाइटिस हो गया तो उसको कन्वर्जन भी आ सकते हैं। इसके अंदर ये है कि अगर मान लीजिए स्किन रेशेज डेवलप होती है चौथे 5वें दिन से जब रेशेज डेवलप होती हैं तो उसमें मैक्यूलर से स्टार्ट होती है, बहुत माइनर होती है, फिर उसके बाद होती है पेपुलर के बाद पिस्ट्यूलर जिसमें फ्लूइड भर जाता है पिस्ट्यूल्स में, और फिर उसके बाद में जो फूट जाते हैं और स्केप बन जाता है। यानी ये पूरी जो यात्रा है इनकी 21 दिन में पूरी हो जाती है। और जो पेशेंट अपने आप, अगर माइल्ड फॉर्म है ये, तो वो अपने आप ही 2 से 4 हफ्ते में रिकवर कर जाता है। यदि मान लीजिए अगर ये सीरियस फॉर्म में चला गया, सीवियर डिजीज़ है, तो ये उसके अंदर मतलब 21 दिन से ज़्यादा भी समय ले सकता है। लेकिन जब तक कि ये स्केप्स जो है इसके जो रेशेज के जब तक कि सूख के गिर नहीं जाते हैं तब तक पेशेंट इन्फेक्टिव रहता है। अच्छा, किसी को मंकी पॉक्स जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं, क्योंकि आजकल तो खबरें भी छप रही हैं और इंटरनेट के माध्यम से भी हमको सारी जानकारी मिल जाती है। किसी को ऐसे लक्षण महसूस होते हैं और वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को भी लगता है कि ये लक्षण थोड़े से उस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इसकी जांच कैसे होगी? और जांच हो गई और उसमें मान लीजिए पुष्टि हो गई तो फिर इसका इलाज क्या होगा? यदि मान लीजिए किसी को लगता है कि ये मंकी पॉक्स है, तो ये डिसाइड जो है वो स्वयं नहीं करेगा, उसको डिसाइड करने के लिए डॉक्टर होना ज़रूरी है। और डॉक्टर के हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने डायरेक्शन दे रखे हैं, गाइडलाइन जारी कर दी है, और एडवाइजरी जारी करने के बाद में सभी डॉक्टर्स को ये हिदायत दी गई है कि जो भी गाइडलाइन या जो हमारी ये जो चीज़ें उनको बताई गई है उसको वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। और यदि मान लीजिए कोई पेशेंट सस्पेक्ट भी होता है तो वो तुरंत उसको आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद में उसका सैंपल लेंगे, सैंपल लेने के बाद में वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में उसकी जांच के लिए भेजेंगे। जब तब जाके वो प्रूव होगा कि उसका आरटी-पीसीआर जो भी हमने करना है यहाँ एसएमएस मेडिकल कॉलेज में, या उसकी जीन सीक्वेंसिंग करनी है तो वो यहाँ पे होगा, एसएमएस मेडिकल कॉलेज में होगा, या नेशनल इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ भेज के पुणे से वहाँ करवाएंगे, और इस तरीके से ये कंफर्म होगा। लेकिन यदि मान लीजिए कोई भी बीमार होता है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो रजिस्टर्ड डॉक्टर जो गवर्नमेंट के हैं उनके पास जाएं, या रजिस्टर्ड डॉक्टर प्राइवेट है उनके पास जाएं, और ये डॉक्टर्स की ड्यूटी है कि वो उनके सैंपल लेके और एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर को भेजेंगे, और ये उनकी ड्यूटी है कि उसको वो आइसोलेट रखेंगे पेशेंट को, कि जिससे कि कॉन्टेमिनेशन या दूसरी चीज़ों का इन्फेक्शन आगे नहीं फैले दूसरे मरीजों में। और जितने भी उनके कपड़े हैं या उटेंसिल्स हैं उनको वो हिदायत देंगे
कि वो उस तरीके से अच्छे से उनको साफ़ करेंगे, बॉइल्ड करके उनको साफ़ करेंगे। जो पहले भी आपके जो कोविड में जैसे प्रोटोकॉल्स हमने फॉलो किए हैं, उसी तरीके से इन पेशेंट्स का भी प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो ये बीमारी नहीं फैलेगी। और ये हिदायत वो हमने स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सभी को दे दी गई है। बिल्कुल। अच्छा, इलाज कैसे होगा इसके मरीजों का? इसका इलाज देखिए, वायरल डिजीज़ है ये, तो वायरस डिजीज़ में ज़्यादातर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। एक तो क्या होता है, एक तो मतलब सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। जैसे सिम्टम होंगे उसके अकॉर्डिंग इनका इलाज चलता रहता है, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है तो ये तो वैसे भी सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। अपने आप इसका रिजोल्यूशन जो है 5th डे से वापस जो जैसे रेशेज आते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और वापस फिर सूखते भी चले जाते हैं, और 21 दिन में ये रिकवर भी हो जाता है। तो ऐसा माइल्ड फॉर्म में तो इनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यदि किसी पेशेंट में अगर मान लीजिए कि कोमॉर्बिड कंडीशन है, कोई कैंसर पेशेंट है, कोई हाइपरटेंसिव है, कोई रेस्पिरेटरी क्रोनिक डिजीज़ है, तो ऐसे या डायबिटीज़ है, इस तरीके के पेशेंट में हो सकता है कि ये डिजीज़ सीवियर हो जाए। तो उन केसेस में वही सिम्टोमेटिक और उनकी जो भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है उसका ट्रीटमेंट साथ साथ चलता है, और वो स्पेशलिस्ट के सुपरविजन में ट्रीटमेंट चलता है, और उसको अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट हो सकता है कुछ दिन ज़्यादा चले, लेकिन वो भी ठीक होते हैं। और उनको भी कोशिश यही रहती है कि किसी प्रकार की मोर्टेलिटी ना हो और डेथ ना हो। अच्छा, हमने तो कोविड के टीके भी लगवा रखे हैं, उसके बूस्टर डोज जो हैं वो भी ले ली है बड़ी संख्या में लोगों ने। तो हमें मंकी पॉक्स से कुछ इसमें मतलब बचाव मिलेगा, क्योंकि इतने सारे टीके लग चुके हैं और ये भी तो एक तरह का वायरस ही है, और उतना तो ख़तरनाक इसे बताया भी नहीं जा रहा है। WHO ने कहा है कि अभी इसके टीके की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपने ये बताया था कि इसकी फैमिली जो है वायरस की वो अलग है, लेकिन हमारे शरीर में जो अभी इम्यूनिटी है या एंटीबॉडीज़ जो हैं, क्या वे हमारी कुछ मदद करेंगी या नहीं करेंगी? देखिए, ये जो एंटीबॉडीज़ होती है या बॉडी में इम्यूनिटी होती है, ये बहुत स्पेसिफिक होती है। यदि आपको पोलियो की वैक्सीन दी है तो पोलियो की एंटीबॉडीज ही बनेगी आपके शरीर में, या आपकी मीजल वैक्सीन दी है तो मीजल वैक्सीन की एंटीबॉडीज ही बनेगी। अगर मान लीजिए वो वायरस एक ही फैमिली के हैं तो वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो एंटीबॉडीज उस फैमिली के वायरस के अगेंस्ट में सपोर्ट करेगा। जैसे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, उसका जो एंटीबॉडीज बनती है वो ये इसी फैमिली का, इसलिए वो इसके अंदर कारगर है। लेकिन चूंकि एक पीरियड निकल चुका है, 40 साल का पीरियड निकल गया 1980 से लेके अब तक का, उसके बाद कोई स्मॉल पॉक्स वैक्सीन नहीं लगा है, तो इसलिए ये एंटीबॉडीज जो है वो बॉडी में अभी कहीं नहीं है थ्रू आउट वर्ल्ड। 40 साल के ऊपर के लोगों में है और 40 साल के नीचे के लोगों में नहीं है, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। तो अगर मान लीजिए ये किसी लेवल पे फैलता है तो इसका वैक्सीन बनाया जाएगा और वैक्सीन ही दिया जाएगा, और वैक्सीन देने के बाद इसका प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि ये वायरल स्पेसिफिक एंटीबॉडीज ही बनती है। ये जो कोविड की जो एंटीबॉडीज है वो इसमें कारगर नहीं होती। अच्छा, यदि किसी को मंकी पॉक्स वायरल होता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? उसके आसपास जो करीबी लोग हैं, जो परिजन हैं, उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? खान पान में भी क्या कुछ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है? कोरोना में हमने बहुत काढ़ा पिया था, आयुर्वेदिक चीज़ें ली थी, तो क्या ये सब इसमें भी लागू होंगी? देखिए, यदि अभी कोई पेशेंट है और वो मंकी पॉक्स से ग्रसित है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ से पहले तो वो प्रूव हो जाए कि वो उसका पेशेंट है, और उसके लिए मैंने बताया कि CSC से लेके PSC लेवल तक डॉक्टर्स को हिदायत दी गई है कि सैंपल वो भेजेंगे, और यदि प्रूव हो जाता, लेकिन वो आइसोलेट रहेगा जब तक कि उसके 21 दिन तक वहीं रहेगा आइसोलेशन में, जब तक कि उसका स्कैब बन के और रेशेज ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि वो इन्फेक्टिव रहता है जब तक उसका स्कैब्स सूख के गिर नहीं जाते। तो ये तो एक डायरेक्शन ये है। दूसरा, अब रही बात हिदायत की कि उसको क्या खाना, अगर मान लीजिए माइल्ड केस है तो वो 21 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और अगर मान लीजिए सीरियस पेशेंट है, सीवियर पेशेंट है, तो उसमें समय ज़्यादा लग सकता है। तो डाइट का सवाल ये है कि एक तो लाइट फूड देना पड़ता है, लाइट लिक्विड डाइट है या खिचड़ी वगैरह है, थूली है, दलिया है, और मिल्क वगैरह है, चाय कॉफ़ी लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा दें, उसकी डिहाइड्रेशन ना हो। अगर लूज मोशन है तो उस तरीके से उसको डाइट देंगे, दही वगैरह देते हैं।
तो ये अकॉर्डिंग टू जो सिम्टम जो है उसको डाइट उसकी ये है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है उसका मेंटेन रहे और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी भी हो जाए। यदि मान लीजिए मुंह में छाले हैं या नहीं पी पा रहा है तो वो उस टाइप से उसको मॉडिफाई करके डाइट देंगे उस पेशेंट को जिसमें ये प्रॉब्लम है। तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट ये डाइट वेरी करेगी। अगर वो खा सकता है आराम से आप फ्रूट भी खिलाइए काट के, लेकिन बस सवाल ये उठता है कि जो उस पेशेंट की क्या कहना चाहिए कि उसका ध्यान रखता है या उसकी सेवा करता है, उसको बड़े प्रिकॉशंस लेने हैं। उसको मास्क भी पहनना है, उसको ग्लव्स भी पहनने हैं और वो उस पेशेंट से दूर भी रहना है और इस तरीके से वो अपनी सारी हाइजीन मेंटेन करेगा जिससे कि वो उसको इन्फेक्शन ना हो जाए, नहीं तो ये स्प्रेड ज़्यादा कर सकती है बीमारी। और उसके कपड़ों का, यूटेंसिल्स का, सबका वो ध्यान रखेगा। और डाइट मैंने कहा ना, लाइट फूड ही उनको देना है, हल्की खुराक ही देनी है और बस ये है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका मेंटेन रहे। लिक्विड डाइट भी दे सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो बीमारी है मंकी पॉक्स, इसका किसी निश्चित आयु वर्ग पे ज़्यादा रिस्क है क्या? मतलब उनको ज़्यादा खतरा है ये होने का? मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो वैक्सीन जो है वो मंकी पॉक्स के अगेंस्ट में काम कर रहा है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। और ये स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है 1980 में जैसे WHO का डिक्लेरेशन हुआ इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो ये विड्रॉ हो गया वैक्सीनेशन। उसके बाद ये गैप जो आ गया, तो जो उसके बाद की जो जनरेशन है 40 साल से छोटे जो लोग हैं वो ज़्यादा ससेप्टिबल है इस मंकी पॉक्स वायरस के, या उससे उनको होने का खतरा ज़्यादा है। और जो लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं 40-50 के ऊपर के लोग हैं, अब यदि उनमें इन्फेक्शन होता भी है तो माइल्ड फॉर्म में होगा, लेकिन ये 40 साल के नीचे वाले जो लोग हैं इनमें ये सीवियर फॉर्म में भी हो सकता है और माइल्ड फॉर्म में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि उसकी इम्यूनिटी क्या है या उसके साथ कोई कोमॉर्बिड कंडीशन तो नहीं है। तो उसी तरीके से ये बीमारी उसकी फैल सकती है और वो उसमें सिम्टम आ सकते हैं। अच्छा, कोरोना में हमने देखा था कि ये लगातार बताया जा रहा था कि इससे संक्रमण जो होता है वो उसकी दर क्या है, मतलब तो इसके अंदर मंकी पॉक्स के अंदर संक्रमण की दर क्या है? मंकी पॉक्स से जो बीमारी जो फैलती है उसकी जो दर थी, पिछली जो इसमें एपिडेमिक फैली थी अफ्रीका में, तो उस वक्त इसकी दर 3 से 30% तक थी। लेकिन अभी जो रिसेंट जो इन्फेक्शंस हुए हैं या एपिडेमिक जो फैला या पेंडेमिक जो हुआ है, इसमें कॉन्गो में 75% तक इसमें इन्फेक्टिविटी आई है। तो ये दर डिपेंड करती है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकती है। तो आप देखिए कितना वेरिएशन आ गया, कहाँ 3 से लेकर 30-35% तक थी, अब आप 75% तक आ गई है। तो ये वेरिएशन डिपेंड करता है कि आपकी इम्यून लेवल क्या है, बॉडी का इम्यूनिटी क्या है, वायरस की लोड क्या है, आपका जो है लाइफ सेडेंट्री है या किस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं। तो ये इस सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अच्छा, जब भी जानवरों से इंसान में कोई बीमारी या संक्रमण फैलता है तो एक बहस चल जाती है कि शाकाहार और मांसाहार, मतलब उनको लेकर लोग चर्चा करने लगते हैं। हम यहाँ ये तो नहीं कहेंगे कि आपको शाकाहार लेना है, मांसाहार लेना है, ये तो आप अपने हिसाब से तय करेंगे। लेकिन जो मांसाहार लेते हैं, जो नॉन वेज लेते हैं, जब इस तरह के संक्रमण होते हैं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, जितने भी शाकाहारी हैं वो तो उसमें कोई लेना देना नहीं है उनको तो इस बीमारी से, या उससे वेजिटेबल से तो कोई बीमारी लगने वाली नहीं है। लेकिन मांसाहारी जो हैं, मांसाहार में ये ज़रूरी ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी वो एनिमल जो ले रहे हैं काम में या खाएंगे उसको, उसमें ये वायरस तो नहीं है। क्योंकि अगर वो प्रिपरेशन में यदि मान लीजिए रॉ रह जाता है कहीं से, या उसके अंदर ये वायरस रह जाता है, तो ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि मांसाहार लेने वालों को उस जीव को खाने से वायरस बॉडी में आ सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी मांसाहार में हो सकती है यदि आप उसकी प्रिपरेशन ढंग से ना करें, उसको पूर्ण रूप से बॉईल ना करें या पूर्ण रूप से उसको प्रिपेयर ना करें फूड को, ये है। अच्छा, हमारे यहाँ तो क्या है कि मतलब सभी जगह है दुनिया में कि घरों में भी हम कई तरह के पेट्स रखते हैं, पालतू जानवर रखते हैं, मवेशी भी होते हैं, कई तरह के वो होते हैं। तो जो हमारे घरों में हमने पालतू रख रखे हैं, तो हो सकता है उनके अंदर भी कई तरह के वायरस हों या इस तरह का कोई संक्रमण हो। तो क्या इसकी कोई जांच पड़ताल का कोई तरीका है कि हमको पता चले कि
हमारे आसपास जो जानवर हैं या जिनके साथ हम समय बिताते हैं उनसे तो कोई खतरा हमें नहीं हो रहा है? देखिए, जो पेट जो डॉग, मतलब जैसे मान लो पेट में सबसे ज़्यादा तो डॉग आपके पास रहता है या कैट रहती हैं। तो जो पेट एनिमल्स होते हैं इनमें वायरस जनरली नहीं होते हैं, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये नेचुरल जो वायरसेज मतलब एग्जिस्ट करते हैं। तो जो नेचर में जो एनिमल्स हैं वो यदि इन पेट डॉग्स के या इनके संपर्क में आते हैं तो वहाँ से वायरस इन पेट एनिमल्स में आ सकते हैं। लेकिन जब भी ये पेट एनिमल्स में वो वायरस आएगा तो ये लोग भी सफ़र करेंगे, ये भी इनको भी डिजीज़ हो जाएगी और वो सिग्निफिकेंटली आपको दिखेगी, उनमें साइन सिम्टम होंगे। तो उस वक्त आपको ये प्रिकॉशन लेने हैं कि कहीं इसमें कोई चेंज तो नहीं है एनिमल में। पेट एनिमल्स का भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये वायरस जो है मंकी पॉक्स का पेट एनिमल्स में भी आ सकता है। अच्छा, ऐसे इलाके जहाँ पे बंदर बड़ी संख्या में रहते हैं या उनका आवागमन होता है और किसी वजह से किसी व्यक्ति को बंदर ने काट लिया है तो उसे क्या करना होगा? देखिए, अभी जो वर्तमान में अभी हमारे एंटी रेबीज़ क्लिनिक जो SMS मेडिकल कॉलेज में चलता है, वहाँ पे अगर मंकी बाइट केस आता है तो हम लोग एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगाते हैं और एंटी रेबीज़ जो है सीरम और एंटीबॉडीज ह्यूमन एंटीबॉडी लगाते हैं। तो वो उसका ट्रीटमेंट मतलब प्रोफिलैक्टिकली देते हैं, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कहते हैं उसको। तो वो इस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। रूम नंबर 28 है, वहाँ पे आप आके इलाज ले सकते हैं। बिल्कुल, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और कोरोना को लेकर जो हम एहतियात बरत रहे हैं या जो हमने अपनाए हुए उन्हें हम अभी छोड़े नहीं। डॉक्टर सुरेश चंद सोनी जी को हम धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने हमारे दर्शकों को इतनी उपयोगी जानकारी दी। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी और रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।